हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। देखिए, जून और जुलाई के महीने में इंडिया में सबसे बड़ी टेंशन दो चीज़ों की रहती है। पहला, गर्मी का टेंशन, खासकर नॉर्थ रीजन में आप देख रहे हो 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर बेहाल कर रखा है हीट वेव्स ने। दूसरा सबसे बड़ी टेंशन रहती है इनकम टैक्स रिटर्न का। तो भाई, गर्मी का तो कुछ कर नहीं सकते, आप अब पानी पीजिए, प्रिकॉशन लीजिए, अपना ध्यान रखिए। बट इनकम टैक्स की जो समस्या है, आज उसका समाधान इस वीडियो में कर देते हैं। तो आज मैं बताऊंगा इसमें बेसिक्स कि आईटीआर क्या है, आईटीआर भरना क्यों ज़रूरी है, क्या ये सबके लिए भरना ज़रूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सा फॉर्म भरना ज़रूरी है। इनकम सोर्स के हिसाब से फॉर्म बना रखे हैं, तो हमें सबसे सूटेबल फॉर्म चुनना और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इसमें क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए, आपको मेरे साथ। आपको किसी को भी एक रुपया नहीं देना है। आप इस वीडियो देखने के बाद खुद से आपके बेसिक फंड इतने क्लियर हो जाएंगे कि आप खुद से अपना रिटर्न भर सकते हैं। तो किसी को भी CA PA MA BA किसी को भी आपको एक रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं, आईटीआर है क्या। देखिए, आईटीआर एक हमारा फाइनेंशियल रिटर्न का फॉर्म है, मतलब एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड है जिसमें हम गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि हमने फाइनेंशियल ईयर में इतना इनकम कमाया। ये चीज़ बताते हैं हम असेसमेंट ईयर में। अब देखिए, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है। सिंपल है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि जिस साल में हमने इनकम को कमाया, इनकम अर्न किया। देख, वैसे तो कैलेंडर ईयर में इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कैलेंडर ईयर चलता है जनवरी से दिसंबर, बट इन फाइनेंशियल टर्म ईयर रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च दूसरे ईयर तक। जैसे फाइनेंशियल ईयर 26 फाइनेंशियल 25-26 जो हमारा रहेगा वो रहेगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का फाइनेंशियल ईयर हो गया। इसका असेसमेंट ईयर, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न हम भरते हैं आगे, जो फाइनेंशियल कंप्लीट होने के बाद अगला साल जो रहता है वो असेसमेंट ईयर का रहता है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, इसका असेसमेंट ईयर होगा हमारा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक। तो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो इसमें आप क्लियर समझें कि जिस साल हमने इनकम कमाई है अप्रैल से मार्च तक, वो हमारा हो गया फाइनेंशियल ईयर, और उसके जो असेसमेंट है जिस साल हम टैक्स भरेंगे उससे आगे 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक, वो हो गया असेसमेंट ईयर। तो इनकम टैक्स रिटर्न सिंपल है कि जो हम एक फाइनेंशियल ईयर में जितना पैसा कमाते हैं, तो उस गवर्नमेंट को हम बताना है हमें कि ये हमने इतना कमाया और इसके क्या ही फायदे हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब फाइनेंशियल रिटर्न्स के बाद ये किन लोगों को भरना जरूरी है, तो इसमें दो चीजें बताई, इंडिविजुअल्स और HUF और कंपनी के लिए। और इसमें फिर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दो तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें असेसी को बांट रखा है। तो इस तरह, तो इसमें एक बात ध्यान देने की ये है कि आईटीआर भरना ही टैक्स भरना नहीं है। कुछ लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आईटीआर भरना है तो टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप नील रिटर्न भी भर सकते हो। सरकार से पैसा वापस लेने के लिए, रिफंड के लिए भी आईटीआर आप भरी जाती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, आईटीआर अगर आपको भरना है तो आईटीआर के लिए टैक्स भरना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपका इनकम सैलरी से है, या फिर कोई अदर इनकम है, आपका कोई रेंट आ रहा है, या मान लीजिए कुछ आपने पैसा कमाया है ट्यूशन वगैरह से, तो उसके लिए आपका किसी ने टीडीएस काट लिया है, तो आप आईटीआर भर के उस टीडीएस को गवर्नमेंट से वापस ले सकते हो कि मेरा टैक्स बनता नहीं है, तो आप जो भी काटा है वो मुझे वापस कीजिए। इसके लिए भी आईटीआर भरी जाती है। अब ये आईटीआर क्यों भरना जरूरी है। आप लोग सोचेंगे कि जब टैक्स ही नहीं भरना तो आईटीआर क्यों भरना है। तो इसमें आईटीआर के बहुत बड़े फायदे हैं। पहला सबसे बड़ा फायदा है, जो आजकल सबको फ्रीली मिल जाता है, वो है लोन। तो अगर आप कोई भी लोन, बिजनेस कोई भी लोन, आप बिजनेस स्टार्टअप के लिए लोन है, कार लोन है, फाइनेंस कहीं से कुछ कराना है, होम लोन है, किसी भी लोन की रिक्वायरमेंट के लिए आप जाओगे तो बैंक आपसे सबसे पहला स्टेटमेंट मांगेगा आईटीआर का।
तो आईटीआर अगर कोई भी लोन अप्रूव करना है या किसी से आपको कुछ रिकॉर्ड दिखाना है तो उसके लिए आपको आईटीआर बहुत जरूरी होता है लोन के लिए। दूसरा है, अगर जैसा पहले बताया कि रिफंड अगर गवर्नमेंट से आपका कोई टीडीएस काट लिया है, आप जो आपका टैक्स नहीं बनता है, तो गवर्नमेंट से आप अपना रिफंड वापस करने के लिए भी आईटीआर भरोगे। तीसरा है फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी। अगर आप इंडिया में आईटीआर भरते हो तो आपका एक फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। और चौथा पॉइंट है एड्रेस प्रूफ। आप कहीं पासपोर्ट या वीजा के लिए भी अप्लाई करते हो तो आपको आईटीआर दिखाना होता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आईटीआर भरना बहुत जरूरी है। अब आईटीआर किन लोगों के लिए भरना है, क्या यह सबके लिए जरूरी है? बेसिक आईटीआर सब भर सकते हैं, निल आईटीआर भी भर सकते हैं, स्टूडेंट भी आईटीआर भर सकते हैं। जनरली आईटीआर सैलरीड पर्सन, बिजनेसमैन, फ्रीलांसर, यूट्यूब से भी अगर आप कुछ कमा रहे हो तो भी आपको आईटीआर भरना है, स्टूडेंट और सभी आईटीआर भर सकते हैं। बट जिनकी 2.5 लाख से ऊपर इनकम है, बेसिक आईटीआर उनके लिए जरूरी है। जिनकी 2.5 लाख से कम है वो आईटीआर ना भरें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आपको फॉर्म कौन सा भरना है, क्योंकि इनकम सोर्स के हिसाब से गवर्नमेंट ने फॉर्म डिसाइड कर रखे हैं, आईटीआर फॉर्म 1 to 6। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आपकी सोर्स के हिसाब से फॉर्म चुनना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म चुनना ही होता है। तो अगर आप इनको समझ गए कि आपके लिए कौन सा फॉर्म सूटेबल रहेगा तो आप फॉर्म चुन के अपना आईटीआर खुद भर सकते हो। क्योंकि अगर फॉर्म आपने गलत चुन लिया तो आपके पास नोटिस भी आ सकता है, आपका रिफंड कैंसिल हो सकता है। इस वजह से फॉर्म में गलती ना करें। तो आज हम समझेंगे कि ये फॉर्म कौन से इनकम के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, इसलिए आज क्लियर करते हैं ताकि आप इजीली अपना फॉर्म भर सकें, खुद से भर सकें, किसी को पैसे देने की जरूरत ना पड़े। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 आईटीआर फॉर्म इस टाइम अवेलेबल हैं असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए भी। तो पहले एक एक करके समझते हैं। तो पहला फॉर्म है आईटीआर 1। आईटीआर 1 सिंपल है बट कंडीशंस के साथ कॉम्प्लिकेट भी है। तो अब ये आईटीआर 1 किसके लिए, कौन सी इनकम वाले आईटीआर 1 फॉर्म चुन सकते हैं? तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आईटीआर 1 का है कि आपकी इनकम फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से कम होना चाहिए। अगर आपकी इनकम 50 लाख या उससे कम है तो आप आईटीआर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि इनकम आपकी पहली या तो सैलरी से हो, दूसरा आपका इनकम किसी हाउस प्रॉपर्टी, 2 अगर हाउस प्रॉपर्टी है उससे अगर कोई रेंट है और 50 लाख से कम है तो आप आईटीआर चुन सकते हैं, आईटीआर 1 चुन सकते हैं। पेंशन से अगर कोई इनकम आ रही है तो आप आईटीआर 1 चुन सकते हैं। अगर कोई छोटी इनकम ट्यूशन वगैरह करा के आप कोई छोटी इनकम कमा रहे हो वो इसमें कवर हो जाएगी। पेंशन या कोई बैंक के एफडी वगैरह से कोई इंटरेस्ट है उससे कोई इनकम है तो वो भी आईटीआर 1 में कवर हो जाएगी। और सबसे एक नया चीज जो ऐड हुई है वो है अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर एंड म्यूचुअल फंड, अगर आप शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हो और उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपका कोई इनकम है वो 1,25,000 से कम है तो उस इनकम के लिए आप आईटीआर 1 चुन सकते हो। तो ये जो भी 5 इनकम के सोर्सेस हैं ये अगर 50 लाख, इनका कंबाइन अगर 50 लाख से कम है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न 1 फॉर्म चुन के भर सकते हो। इसका लास्ट डेट भी 31 जुलाई होता है और ये रेजिडेंट के लिए होता है, फॉरेनर और एचयूएफ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। सो अगर आप इन इनकम के आप इन सोर्सों से आप पैसा कमा रहे हो और 50 लाख से कम है तो आप आईटीआर 1 भर सकते हो और अपना रिफंड वगैरह भी क्लेम कर सकते हो। टीडीएस या अगर कोई काटा है तो भी आप उसमें नोट सकते हो। अब आता है आईटीआर 2। तो आईटीआर 2 फॉर्म में भी ये कॉमन इनकम के सोर्स ही कवर होते हैं जो आईटीआर 1 में होते हैं। अगर आपका कोई सैलरी इनकम है, पेंशन है, अगर कोई एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है और अदर जो हॉबीज हैं, ट्यूशन है, वो भी इसमें कवर हैं। बट अगर 50 लाख से ऊपर है तो फिर आईटीआर फॉर्म बनना पड़ेगा। स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? स्पेसिफिक कंडीशंस में जो आईटीआर 1 से इसको अलग करती हैं वो है कि ये रेजिडेंशियल और एचयूएफ के लिए है, पहला। दूसरा क्या है, इसको अनरेसिडेंट भी भर सकते हैं, कोई फॉरेनर है या एनआरआई है वो भी इसको आईटीआर 2 भर सकते हैं।
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो शेयर मार्केटिंग से, म्यूचुअल फंड और शेयर में ट्रेडिंग से, या आपने कोई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन की से कोई इनकम है, तो आप ITR 2 चुनोगे। वहां पे था कि ITR 1 में 1,25,000 तक अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल है तो आप ITR 1 भरोगे, अगर इसमें, लेकिन ITR 2 में शॉर्ट टर्म भी और 1,25,000 से ऊपर है तो ITR 2 आप फॉर्म भरोगे। इसका डेट भी 31 जुलाई है। 31 जुलाई जो भी असेसमेंट ईयर का 31 जुलाई 2026 अभी इसमें रहेगा, जो फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए था। तो ये अगर इन चीजों से आपकी इनकम है, इन 4-5 चीजों से अगर आपकी इनकम है तो आप ITR फॉर्म चुनोगे। ITR 1 और इसमें मिक्स नहीं कर देना है। अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप ITR 2 चुनोगे, 1 ना चुन लेना। अदरवाइज क्या होगा, आपका रिफंड रुक जाएगा या फिर टैक्स रिटर्न जो है आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है। अब आता है ITR 3। तो ITR 3 बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर और छोटे बिजनेस के लिए है, क्यों, अगर जिसकी ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है या फिर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, दोनों में अलग कंडीशन है, अलग अलग ड्यू डेट है। अगर आप अनऑडिटेड ऑडिटेड नहीं है तो आपका ये रिटर्न भरी जाएगी 31 अगस्त तक। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो या कोई छोटा बिजनेस आप कर रहे हो, या फिर वो इनकम जो हमने पहले ITR 1 और 2 में जो कॉमन इनकम है, सैलरी से है, पेंशन से है, तो भी आप ITR 3 भर सकते हो। बट बेसिकली ये सर्विस प्रोवाइडर और छोटे बिजनेस के लिए। अगर आपका ऑडिटेड नहीं है तो आप 31 अगस्त तक ITR फाइल करोगे। अगर आपकी ऑडिट एप्लीकेबल है तो आप 31 अक्टूबर तक ये आपको फाइल करनी है। तो ये बेसिकली ITR 3 जो स्पेसिफिक केवल सर्विस प्रोवाइडर और बिजनेस, छोटे बिजनेसों के लिए, जो ITR 2 और 1 से अलग करता है। अब है ITR 4। ITR 4 सिमिलर है ITR 1 के जैसा ही, सारी जो भी आपकी इनकम और कंडीशन जो ITR 1 पे एप्लीकेबल होती हैं, वो इनकम और कंडीशन आपकी ITR 4 पे भी एप्लीकेबल होती हैं। बट स्पेसिफिक पॉइंट ये है कि इसमें ITR का एक जो प्रोजेक्टिव इनकम है, ITR 4 उनके लिए भरी जाती है। प्रोजेक्टिव इनकम मतलब आप कोई छोटा बिजनेस कर रहे हो, उसमें आप एक अंडर सेक्शन 44AD 44AE इनके अंदर कोई ट्रेडिंग और इस टाइप के 5-6 कंडीशन है, उसमें अगर कवर हो तो आपके एक प्रोजेक्टिव इनकम में आपका एक ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते, आप बस एक सिंपल ये कहते हो कि मेरा एक इतना % का आप इनकम पे टैक्स है। तो वो अगर आप प्रोजेक्टिव इनकम के बेस पे ITR भरते हो तो वो ITR 4 आपकी भरी जाएगी। तो इसके और बाकी जो हैं, जो ITR 1 में है सैलरी पेंशन, वो भी आप ITR 4 भर सकते हो अगर आपका बिजनेस और इस तरह का ज्यादा है।